हेलो नमस्कार टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है नर्स प्रो गुरुजी चैनल में। मैं हूं निर्मल सिंह। आप सभी जानते होंगे मुझे कि आज अपनी थर्ड क्लास होने जा रही है, बहुत ही धमाकेदार, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है एसिड बेस इम्बेलेंस। और साथ में अपन पढ़ने वाले बैलेंस कैसे होगा, इम्बेलेंस कैसे होगा, बफर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इनसे रिलेटेड इंडिकेशन कब क्या यूज किया जाता है, ठीक है ना। इनसे रिलेटेड अपन पढ़ने वाले हैं। और साथ में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और इम्बेलेंस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि भाई सोडियम लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, पोटेशियम लेवल बढ़ जाएगा तो ईसीजी के अंदर क्या चेंजेस देखा जाएगा, क्या ट्रीटमेंट होने जाएगा, है ना। इन सभी के बारे में अपन डिटेल से स्टडी करने वाले। आप सभी को मालूम है बेरोजगार स्टूडेंट के लिए मैं फ्री में बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं ये जो भी टॉपिक है, जो 400 टॉपिक के बारे में अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं इन सभी को। तो आप कंटिन्यू स्किप किए बिना ही कंटिन्यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप कंटिन्यू 1 बाय 1 क्लास देखते रहे। मैं डेली के 2 ही टॉपिक लेके आ रहा हूँ आप सभी के सामने, धीरे धीरे होते कोशिश की जल्दी भी लेके आऊँ, ताकि मुझे लगेगा कि भाई आप लोग सभी इंटरेस्ट ले रहे हो, तो मैं उसी अकॉर्डिंग आपको आगे बहुत ही धमाकेदार और अच्छी अच्छी क्लासें लेके आऊंगा। मैं बहुत ही, हमारी टीम में बहुत ही तगड़ी मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए। तो आप कंटिन्यू बने रहे और देख लेते कि भाई नर्सिंग ऑफिसर्स, सबसे पहले अपन देख लेते कि एसिड बेस बैलेंस है, इसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं ना। कि नॉर्मल वैल्यू कितना होता है एसिड बेस बैलेंस के अंदर। कि नॉर्मल एट्रियल पीएच की बात कर लेते हैं तो वो रहने वाला अपना 7.35 से 7.45, ठीक है। अगर नॉर्मल हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की बात करें तो ये 40 नैनो मोल पर लीटर रहने वाला है आपके, ठीक है। अगर नॉर्मल SCO3 की बात कर लेते तो 22 से 26 मिली क्योर पर लीटर रहने वाला है। अगर PaCO2 की बात करते तो 35 से 45 mmHg रहने वाला है। अगर देख लेते कि नर्सिंग ऑफिसर्स आपका एसिडिक पीएच है, यानी मैं कह सकता हूँ कि आपका पीएच वैल्यू है जो 7.35 से डिग्रीज लेवल की ओर चले जाएगा, उसे अपन पीएच वैल्यू एसिडिक माना जाएगा, ठीक है। अगर एल्केलोसिस वाली कंडीशन देखने को मिली आपको तो 7.45 से मैक्सिमम देखने को मिलेगा पीएच लेवल, यानी अपन कह सकते हैं एल्केलोसिस वाली कंडीशन है। ये रेस्पिरेटरी में भी सेम देखने को मिलेगा पीएच, और अपने मेटाबॉलिक के अंदर भी सेम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इन वैल्यू को आप याद कर ले और इन वैल्यू को मिस मत करना। आप कॉपी खाली लेके बैठना, ताकि ये सभी इंपॉर्टेंट जो चीजें नोट कराऊं, हाईलाइट करूं, इनको आप हाईलाइट स्टार लगा लेना, ताकि आपके लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले ये सभी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि बफर सिस्टम के बारे में, है ना। कि सबसे पहले अपन पढ़ने वाले बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। इसको अपन देख लेते हैं कि भाई 60% बफरिंग है जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम वर्क करता है, जिसका अपन रेशियो की बात कर लेते हैं कि SCO3 हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट और SCO3 का वैल्यू है जो 20:1 रहने वाला है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आप कितना रहने वाला है, 20:1। क्लियर। अगर नेक्स्ट बात कर लेते कि इसको है जो कंट्रोल कौन करके रखता है, फिर रेगुलेट कौन करके रखता है, तो 2 तरह के ऑर्गन होते हैं, एक होता है लंग्स और एक होता है किडनी। तो लंग्स की अपन बात कर लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर, तो जो CO2 लेवल को है जो कंट्रोल करके रखता है, जिसके साथ ही SCO3 है, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट बोला जाता है जिसे, वो किडनी है जो कंट्रोल करके रखती है। यानी इन दोनों में इम्बेलेंस हुआ तो इसका रेशियो भी इम्बेलेंस होगा, जिसके कारण बफर सिस्टम है जो सही ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, यानी अपने पीएच वैल्यू के अंदर प्रॉब्लम आएगी। होती कोशिश अपने रेस्पिरेटरी में यानी लंग्स के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मेटाबॉलिक हुआ तो किडनी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। कंपनसेट अनकंपनसेट भी होता है। तो आप है जो मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सअप नंबर पे 9530230676। तो वो बफर सिस्टम वाला भी अपन कंपनसेट होगा नहीं कंपनसेट होगा, इससे रिलेटेड MCQ भी अपन करवाएंगे, ठीक है। तो आप कंटिन्यू इंटरेस्ट लीजिए, मैं भी आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी क्लास लेके आ रहा हूँ ढूंढ के। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फास्फेट बफर। तो फास्फेट बफर के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें पढ़ने वाले कि ये इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, रिनल ट्यूबल्स के लिए। जो रिनल ट्यूबल्स होता है उसके अंदर ये फास्फेट बफर देखने को मिलता है। ये इफेक्टिव होता है यूरिन के अंदर, यानी अगर यूरिन के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई तो अपन फास्फेट लेवल बफर देखने को मिलेगा इम्बेलेंस वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन।
नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन बफर कि प्रोटीन बफर क्या होता है। जैसे प्लाज्मा प्रोटीन होता है या हीमोग्लोबिन ऐसे प्रोटीन का भी काम करता है, ठीक है ना। तो ये बफरिंग सिस्टम का भी काम करता है इसके साथ में। तो इन दोनों में कुछ प्रॉब्लम होती है, लिवर के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है या हीमोग्लोबिन के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो प्रोटीन बफर है जो इम्बेलेंस देखने को मिलेगा, इसको आपको कंट्रोल करके रखना होगा, ठीक है। जैसे ऑनकोटिक प्रेशर हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ये प्रोटीन बफर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हीमोग्लोबिन बफर, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा आपको इंटरसेल्यूलर बफर के अंदर। मतलब दो तरह की सेल्यूलर फंक्शन होता है, एक होता है इंटरसेल्यूलर, एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। यानी इंटरसेल्यूलर को अपन बोलते हैं आईसीएफ और एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर जिसे अपन बोलते हैं ईसीएफ, ठीक है। क्लियर, ये आप ध्यान रखना। ये किस टाइप का होगा हीमोग्लोबिन बफर, ये होगा आईसीएफ, ठीक है ना, इंटरसेल्यूलर बफर। ये डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है हाइड्रोजन, जिसके साथ ही बेटर इफेक्ट करता है, ठीक है ना। अगर ये बाइंडर नहीं होगा डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन के साथ बाइंड नहीं होगा, तो ये हीमोग्लोबिन बफर है जो सही ढंग से काम नहीं करने वाला है अपना, ठीक है। तो इन बफर सिस्टम को आप नोट कर लेना। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड अपन रोल ऑफ लंग्स इन एसिड बेस बैलेंस। मतलब लंग्स है जो हमारे एसिड बेस बैलेंस के अंदर कैसे क्या फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि बाइकार्बन अपने कार्बोनिक एसिड होता है जो एज ए CO2 का फंक्शन करता है, ठीक है। मतलब CO2 को जो रिमूव करके रखता है। अगर हाइपर वेंटिलेशन है, यानी मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा ही ऑक्सीजन है लंग्स के अंदर, तो CO2 लेवल कम देखने को मिलेगा, जिसके कारण रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा अपन को, ठीक है। कौन सा देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अगर हाइपोवेंटिलेशन है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा अपने हाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम है लंग्स के अंदर, तो CO2 लेवल बढ़ा होगा। ऑब्वियसली ये बात देखने को मिलती है आपको, सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाली कंडीशन क्रिएट होगी, ठीक है। बात करते हैं ये कि कितने सेकंड के अंदर ये मतलब रिएक्शन है जो स्टार्ट हो जाती है। तो एसिड बेस बैलेंस वाली अगर लंग्स के अंदर बात करें तो विद इन मिनट के अंदर देखने को मिलती है आपको। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है नर्सिंग ऑफिसर्स। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन की रोल ऑफ किडनी, ये जो कैसे एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन्स करके रखती है। ये आपको स्टार पहले से लगा दिया मैंने, 3 स्टार लगाया नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है नर्सिंग ऑफिसर्स, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है आपके। तो अपन बात कर लेते हैं कि भाई पीएच को जो किडनी कैसे मेंटेन करके रखती है ना। तो देखो 3 फॉर्मेट दे रखे हैं इसके अंदर। देखो सबसे पहले एक्सक्रिएशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को एक्सक्रिएशन करके। सेकंड दे रखा है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ SO3, SO3 को रीअब्जॉर्प्शन करके, या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू SO3। देखो एक्सक्रिएशन ऑफ हाइड्रोजन करके, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 करके, या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू SO3 करके, ठीक है ना। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लेते कि हाइड्रोजन में जो सिक्रेशन होगा वो कैसे होगा, कहाँ पर होगा, है ना। तो ये होगा DCT और PCT के अंदर देखने को मिलेगा हाइड्रोजन का सिक्रेशन। कहाँ देखने को मिलेगा नर्सिंग ऑफिसर, DCT एंड PCT के अंदर। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि देखो अमोनिया बफर है जो कैसे काम करता है। जो NH3 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है जो जुड़ता है, जिसके कारण ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जो अमोनिया बफर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं कि H2PO3 है जिसका एक्सक्रेशन होता है, वो कैसे एक्सक्रेशन होता है। ये जो ट्राइट्रेबल एसिड होता है ये एक्सक्रेशन करवाने में हेल्पफुल रहता है, ठीक है ना, जिसके कारण ये अपना किडनी का जो फंक्शन है जो कंट्रोल करके रखता है। अब देख लेते हैं कि मोस्ट पावरफुल रेगुलेटर की बात की जाए तो 1 घंटे के बाद से लेके 1 दिन तक, ठीक है ना, मतलब हॉर्स से डेज तक की बात की जाए तो किडनी है जो मेंटेनेंस करती है, यानी बहुत पावरफुल की बात की जाए तो किडनी देखने को मिलेगी अपन को। यहाँ पे स्टार लगा देना नर्सिंग ऑफिसर्स। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, ठीक है। अपन ने देखो लंग्स का फंक्शन पढ़ लिया कैसे क्या काम करता है, किडनी का फंक्शन पढ़ लिया कैसे क्या काम करता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि सबसे पहले मेटाबॉलिक एसिडोसिस, उसके बाद में पढ़ेंगे मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्केलोसिस, ये पढ़ने जाएंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले अपना अटेंशन रहना चाहिए आप सभी स्टूडेंट का कि इसका डेफिनेशन के ऊपर कैसे क्या फंक्शन करेगा, कॉज क्या होगा, कॉम्पेंसेशन कब करेगा, ठीक है।
ये बात करने वाले इसमें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एसिडोसिस वाली कंडीशन है तो पीएच लेवल कम देखने को मिलेगा, इसके साथ ही SCO3 भी लेवल कम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इन दोनों को ध्यान रखना आप कि पीएच वैल्यू भी कम देखने को मिलेगी 7.35 से, SCO3 वैल्यू भी कम देखने को मिलेगी। अगर कॉज की बात कर लेते अपन तो कॉमन कॉज है जो जैसे डायरिया हो गया, डायरिया के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इसके साथ ही रीनल फेलियर हो गया, उसके अंदर भी देखने को मिलेगा। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो इसमें आपको डायबिटीज कीटो एसिडोसिस DKA डिजीज होती है, इसमें भी देखने को मिलेगा। लैक्टिक एसिडोसिस हो गया, इसमें भी देखने को मिलेगा। अगर कंपनसेशन वाली फॉर्मेशन हो रही है तो उसमें कॉस्मल रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। ये ब्रीथिंग होती है जो डीप रैपिड रेस्पिरेशन होता है, यहाँ से MCQ बन सकता है नर्सिंग ऑफिसर्स कंपनसेशन वाली सिचुएशन के अंदर, इसको ध्यान रखना आप। और इसके साथ ही PaCO2 वैल्यू है जो डिग्रीज देखने को मिलेगी आपको। कंपनसेशन में आपको कुसुमल ब्रीथिंग देखने को मिलेगी जो डीप रैपिड रेस्पिरेशन होती है। इसके साथ ही PaCO2 वैल्यू है जो डिग्रीज देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली बात है कि कंपनसेशन में डिग्रीज देखने को मिलती है। अगर कंपनसेशन नहीं हो रहा है यानी अनकंपनसेशन वाली कंडीशन है तो उसके अंदर PaCO2 लेवल बड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि पीएच है जो इसके अपोजिट होता है PaCO2 के, ठीक है ना। यानी पीएच कम होगा तो PaCO2 ऑब्वियसली बड़े ही देखने को मिलेगा आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, ठीक है। अब बात करते हैं कि एनियन गैप की। अगर एनियन गैप बढ़ेगा DKA वाली डिजीज के अंदर और इसके साथ ही लैक्टिक एसिडोसिस की कंडीशन में, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन मेटाबॉलिक एल्केलोसिस क्या होता है। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस के अंदर देखो नर्सिंग ऑफिसर्स पीएच लेवल बढ़ेगा जिसके साथ ही SCO3 बढ़ेगा लेवल, यानी मैं कह सकता हूँ कि ये एसिडोसिस के अपोजिट होता है, ठीक है। इसमें देखो वॉमिटिंग हो रही है तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। बहुत ही ज्यादा एंटासिड दे दिया आपने, ठीक है, उसके कारण भी देखने को मिल सकता है एल्केलोसिस। डाययूरेटिक थेरेपी दे दी, वेरी गुड, यहाँ से MCQ बन सकता है कि डाययूरेटिक थेरेपी दे रहे हो आप तो पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। अगर कंपनसेशन वाली कंडीशन है तो इसके अंदर आपको हाइपोवेंटिलेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हाइपोवेंटिलेशन, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा नर्सिंग ऑफिसर आपको? हाइपोवेंटिलेशन, जिसके अंदर हाइपोवेंटिलेशन होगा तो CO2 लेवल का बड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसके अंदर क्या होता है कि पीएच कम होगा तो PaCO2 लेवल बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। एसिडोसिस में CO2 का लेवल का देखने को मिलेगा अपन को, और SCO3 का लेवल है जो किडनी से रिलेटेड होता है, जो मेटाबॉलिक कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके कॉज की। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई COPD के अंदर देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेशन है उसमें देखने को मिलेगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अगर बात की जाए कि कंपनसेशन हो रहा है तो किडनी है जो हाई लेवल का SCO3 है जो रीअब्जॉर्प्शन करेगी। वेरी गुड, ये MCQ पूछा गया था अभी नोट सेट के अंदर, नोट सेट 9th के अंदर ये MCQ पूछा गया था, बिल्कुल। आप कंटिन्यू ये चीज़ों को नोट कीजिए। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप इन चीज़ों को नोट कीजिएगा। अगर कंपनसेशन वाली कंडीशन के अंदर ये SCO3 लेवल है जो ज़्यादा रीअब्सॉर्प्शन होगा बड़ा होने के कारण किडनी के अंदर, ठीक है ना। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस क्या होता है। इसमें पीएच लेवल बढ़ेगा तो PaCO2 लेवल डिक्रीज होगा। कॉज की बात कर ले तो एंग्जाइटी हो गया या पैनिक अटैक हो गया। हाई एल्टीट्यूड मतलब अगर अपन हिमाचल प्रदेश जैसे हिली एरिया में जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड वाली सिचुएशन के अंदर अपन को रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। फीवर आ रहा है, फीवर वाला भी ध्यान रख लेना आप कि फीवर वाली सिचुएशन के अंदर ही आपको बड़ा देखने को मिल सकता है। अगर कंपनसेशन हो रहा है तो देखो इसमें किडनी के अंदर SCO3 लेवल का रीअब्सॉर्प्शन डिक्रीज हो गया। अगर एल्केलोसिस में डिक्रीज हो रहा है तो एसिडोसिस में ऑब्वियसली बड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। समझ आ गया ये चीज? यहाँ पे स्टार लगा देना। क्लियर।
नेक्स्ट बात करते हैं एनियन गैप की, जहाँ से फ्रीक्वेंटली एमसीक्यू देखने को मिलता है अपन को। एनियन गैप का फॉर्मूला होता है जो ये दे रखा है, इसका नॉर्मल वैल्यू भी दे रखा है। तो देखो एनियन गैप का फॉर्मूला क्या होता है कि सोडियम माइनस ब्रेकिट क्लोराइड प्लस SCO3, यानी SCO3 के साथ में आपको क्लोराइड का बॉन्ड जोड़ना है, ठीक है, और सोडियम में से आपको माइनस करना है, ठीक है। इसका नॉर्मल वैल्यू होता है जो 8 से 12 मिलीक्यूर पर लीटर होता है। यहाँ पे आप स्टार बना देना या हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको। 8 से 12 मिलीक्यूर पर लीटर आपको देखने को मिलेगा एनियन गैप। अगर हाई एनियन गैप है यानी एसिडोसिस वाली कंडीशन है, अगर नॉर्मल एनियन गैप है एसिडोसिस में, यानी अपन कह सकते हैं भाई डायरिया वाली सिचुएशन के अंदर देखने को मिले। ये दोनों आप नोट कर लेना। क्लियर, ये दोनों ध्यान रखना आप। यहाँ से MCQ बनता है, यहाँ पे स्टार लगा देते हैं अपन। अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम में मोस्ट कॉमनली गोल्डन पीरियड्स की बात करते हैं। यहाँ से हमेशा MCQ देखने को मिलेगा आपको। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बफर की बात की जाए तो अपन ने इन सभी जो पढ़ा है अभी तक, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बफर है जो आपको मालूम होना चाहिए, बाइकार्बोनेट है, मोस्ट पावरफुल रेगुलेटर है, जो कौन रहने वाला है, किडनी रहने वाला है, आप सभी को मालूम है। लंग्स है जो मिनट्स के अंदर काम करता है, ठीक है, जबकि किडनी है जो हॉर्स से डे के अंदर काम करती है, ठीक है। यानी मोस्ट पावरफुल कौन सा हो गया, किडनी हो गया। अब बात करते हैं भाई फर्स्ट रेगुलेटर कौन होता है, तो लंग्स देखने को मिलेगा आपको। अगर कुसुमर रेस्पिरेशन देखने को मिली तो वो डीके डिजीज के अंदर देखने को मिलती है, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्रिएट होता है इसके अंदर, ठीक है। एनियन गैप है जो आइडेंटिफाई करता है कि एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है, कितना ज्यादा हाई एनियन गैप है, कितना ज्यादा नॉर्मल एनियन गैप है। नॉर्मल एनियन गैप है तो उसके अंदर डायरिया देखने को मिलेगा, अगर हाई एनियन गैप है तो डीके डिजीज देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। अगर देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन है जो बेस्ट इंट्रासेल्यूलर बफर होता है, किस टाइप का होता है, इंट्रासेल्यूलर बफर। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और बैलेंस के बारे में। ये अपन ने पढ़ा था कि भाई नॉर्मल लेवल कितना होता है कितना नहीं होता है। तो यहाँ से आपको MCQ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अपन ये कंप्लीट करने के बाद लास्ट में 5 MCQ लेके आए, तो आप कंटिन्यू अंत तक बने रहे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि सोडियम इम्बैलेंस हो रहा है यानी हाइपोनेट्रेमिया वाली कंडीशन में। अब देखो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 135 से 145 होता है, ठीक है। अगर 135 से डिग्रीज है यानी हाइपोनेट्रेमिया, तो इसके अंदर देखो हम लेके आए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो हमेशा MCQ पूछा जाता है कि अगर अर्ली साइन क्या होता है, लेट साइन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं कि नोजिया देखने को मिलेगा अर्ली साइन में, हेडेक देखने को मिलेगा, और माइल्ड कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, यानी ऊब के जैसा आएगा। हेडेक देखने को मिलेगा, माइल्ड लेवल का कंफ्यूजन होगा जिसमें अपन मान सकते हैं कि भाई फ्लूइड ज्यादा पी लिया जिसके कारण हाइपोनेट्रेमिया देखने को मिला अपन को। अगर लेट साइन की बात की जाए तो पेशेंट है जो सीजर वाली कंडीशन में जा सकता है, कोमा हो सकता है, सिरेब्रल इडिमा देखने को मिल सकती है आपको। इसमें प्रायोरिटी मैनेजमेंट पूछा जा सकता है अपन से, है ना। कि पिछले लास्ट टाइम अपन से एक MCQ पूछा था, नोट शीट 8 की बात कर रहा हूँ मैं, जो अर्ली साइन का पूछा था। ये नहीं मालूम सोडियम का पूछा है पोटेशियम का पूछा था, ठीक है, लेकिन पूछा था जरूर एक फैटिग्यू वाला ऐसा MCQ था, पूछा था प्रीलिम्स के अंदर। तो इसमें प्रायोरिटी की बात कर लेते कि मैनेजमेंट क्या रहेगा अपना, कि अभी तक मैनेजमेंट का क्वेश्चन नहीं पूछा, तो हो सकता है मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो देखो 3% हाइपरटोनिक सेलाइन दिया जाएगा जो अगर सिम्टोमेटिक है, अगर नोजिया हो रहा है, हेडेक हो रहा है, माइल्ड कंफ्यूजन दिख रहा है, तो आपको 3% है जो हाइपरटोनिक सेलाइन देना है अगर सिम्टोमेटिक है तो, ठीक है। क्लियर। अगर इसमें देखो सीड्स वाली डिजीज है तो इसके अंदर क्या करना है, फ्लूइड का जो रेस्टिकेशन करना है। आपको ये बताऊंगा सीड डिजीज क्या होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इन एप्रोप्रिएट लेवल का है जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, यानी अपन कह सकते हैं कि भाई एक्यूमुलेशन होगा तो प्रायोरिटी अपना होगा फ्लूइड को रेस्टिकेशन करना है ना। फ्लूइड और ज्यादा देगा तो और ज्यादा हाइपोनेट्रेमिया कंडीशन सिचुएट देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि ये जो करेक्शन करना है तो स्लो करेक्शन करना। अगर आपने फर्स्ट करेक्शन कर दिया ना, तो आपको देखने को मिलेगा पोन्टाइन, सेंट्रल पोन्टाइन
माइलिनोलाइसिस, ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक। इसको आपको प्रिवेंशन करना है तो आपको स्लो लेवल का देना होगा 3% हाइपरटोनिक सेलाइन, क्लियर। अब बात की जाए कि हाइपरनेट्रिमिया क्या होता है, जिसका वैल्यू 145 मिलीक्योर पर लीटर से ज़्यादा देखने को मिला तो आपको देखो ये देखने को मिल सकता है, ठीक है, हाइपरनेट्रिमिया। यानी अपन इसकी बात कर लेते हैं कि भाई अर्ली सिम्टम क्या होगा। अर्ली सिम्टम इसमें देखने को मिलेगा आपको थर्स्ट और ड्राई माउथ, क्लियर। अगर बात की लेट की तो लेट में देखो अल्टर्ड सेंसोरियम देखने को मिला, रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, और इंट्राक्रेनियल हिमोरेज देखने को मिल सकता है आपको। अगर इसकी प्रायोरिटी मैनेजमेंट की बात की जाए कि भाई प्रायोरिटी क्या रहने वाला है अपना, तो इसका देखो प्रायोरिटी की बात कर लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स। तो इसमें हाइपोटोनिक फ्लूइड दिया जाएगा जो 5% डेक्सट्रोज दिया जाएगा, ठीक है ना। हाइपरनेट्रिमिया में हमेशा 5% डेक्सट्रोज दिया जाएगा, हाइपोटोनिक फ्लूइड होता है ये, और ये स्लोली ये जो देना है, ठीक है। अगर आपने फास्ट दे दिया तो आपको सेरेब्रल इडीमा है जो प्रॉब्लम देख सकती है, ठीक है। अगर सेरेब्रल इडीमा को प्रिवेंशन करना है तो आपका डेक्सट्रोज 5% देना है, हाइपोटोनिक फ्लूइड है ये, और ये स्लोली देना है आपको, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर पोटेशियम इम्बेलेंस होता है, मोस्ट डेंजरस होता है, पूछ लिया जाए कि भाई मोस्ट डेंजरस कौन सा एलिमेंट्स देखने को मिलेगा, तो सोडियम, ये अपने पोटेशियम होगा, ठीक है। बात की जाए कि इसका नॉर्मल वैल्यू तो 3.5 से 5.1 या 5.2 है जो मिलीक्योर पर लीटर देखने को मिलेगा आपको। हाइपोकैलेमिया है जो इसके अर्ली सिम्टम की बात की जाए और लेट सिम्टम की बात की जाए तो देखो बहुत ही अच्छा एमसीक्यू बन के आ रहा है, आपके मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी आपको, बॉडी जो थकान देखने को मिलेगी यानी फैटिग्यू देखने को मिलेगा। अगर लेट साइन की बात की जाए तो पैरालिसिस देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा आपको, और कार्डियक एरेथमिया देखने को मिलेगा, क्लियर। कि क्या क्या देखने को मिलेगा लेट सिम्टम में। लेट साइन याद रखना आप, देखो अर्ली के अंदर मुझे लग रहा है पूछा था नोट से 7th के अंदर फैटिग्यू वाला, तो आपको देखो क्या क्या देखने को मिल सकता है, पैरालिसिस देखने को मिल सकता है, ठीक है, हाइपोकैलेमिया में रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिल सकता है, और कार्डियक एरेथमिया देखने को मिल सकता है, ठीक। अगर देखो ईसीजी की बात की जाए, ईसीजी करवाया गया, ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है ना, एक हार्ट से रिलेटेड होती है, हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं इसमें। इसके अंदर आपको यू वेव देखने को मिलती है, कौन सी वेव, यू वेव देखने को मिलती है प्रोमिनेंट, ठीक। जैसे यू वेव है जो अपसेंट होती है, दिखती नहीं है, अगर यू वेव दिख रही है इसका मतलब हाइपोकैलेमिया है पेशेंट को। अर्ली के अंदर आपने डायग्नोसिस किया तो फैटिग्यू देखना है आपको, मसल्स वीकनेस देखनी है, यानी पेशेंट से पूछना है। अगर लेट साइन की बात की जाए तो पैरालिसिस वाली कंडीशन में देखने को मिलेगा ये आपको, रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया उसमें देखने को मिलेगा, कार्डियक एरिथमिया में देखने को मिलेगा। तो इसके मैनेजमेंट की बात की जाए तो नर्सिंग ऑफिसर देख लो इसका मैनेजमेंट क्या रहने वाला है अपना। कि आईवी आपको देना है केसीएल, ठीक है ना, वो भी स्लोली इन्फ्यूजन करना है। आपने फास्ट इन्फ्यूजन किया तो कार्डियक अरेस्ट वाली कंडीशन सिचुएशन देखने को मिल सकती है आपको, क्योंकि देखो कार्डियक अरेस्ट क्यों मिलेगा, कि पोटेशियम लेवल एकदम से बढ़ जाएगा जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट आएगा और पेशेंट है जो डेथ वाली सिचुएशन में जा सकता है, ठीक है। और इसके जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना है तो जैसे वॉमिटिंग हो रही है या डायरेटिक है जो, इनको आपको कंट्रोल करना होगा, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि हाइपर कैलेमिया, ठीक है। हाइपर कैलेमिया में क्या होता है कि 5.1 या 5 मिलीक्योर पर लीटर से ज़्यादा देखने को मिला आपको पोटेशियम लेवल, ठीक है। इसमें आपको हाइपर कैलेमिया कहा जाता है। इसमें देखो अर्ली साइन में देख लिया जाता है तो पेशेंट में टिंगलिंग देखने को मिलेगा, मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगा। अगर लेट साइन की बात की जाए तो कार्डियक अरेस्ट देखने को मिल सकता है, वेंट्रिकल एरिथमिया देखने को मिल सकती है। ये ध्यान रखना आप कि भाई अर्ली सिम्टम क्या होता है, लेट साइन सिम्टम क्या होता है। तो अर्ली के अंदर मसल्स वीकनेस वही सेम देखने को मिलेगी और टिंगलिंग देखने को मिलेगी इसके अंदर, है ना। ये ध्यान रखना, मसल्स वीकनेस और टिंगलिंग देखने को मिलेगी। उसमें फैटिग्यू देखने को मिल रहा था और मसल्स वीकनेस देखने को मिल रही थी, ठीक है। और वेंट्रिकल एरेथमिया देखने को मिलेगी इसके अंदर, और कार्डियक अरेस्ट देखने को मिलेगा। इसमें ईसीजी के अंदर टेल पिक टी वेव देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब प्रायोरिटी मैनेजमेंट की बात कर ली जाए, ये नर्सिंग ऑफिसर को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई कैसे क्या मैनेजमेंट करना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना होगा आपको।
सबसे पहले मैं देख लेते हैं कि भाई सबसे पहले अगर कार्डियक मेम्ब्रेन है इसको स्टेबलाइजेशन करना होगा आपको, ठीक है। तो आपको क्या देना होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट देना होगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करें कि अगर पोटेशियम को जो सेल के अंदर शिफ्ट करना है, ठीक है ना, तो उसके अंदर अपन को क्या देना होगा, इंसुलिन के साथ ग्लूकोज लेवल देना होगा, ठीक। नेक्स्ट बात की जाए अगर एसिडोसिस वाली कंडीशन है तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट देना होगा। अगर सीवियर रीनल फेलियर है तो आपको डायलिसिस ही करवाना होगा, ठीक है। ये आपने डायलिसिस पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप कंटिन्यू मेरी क्लास पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा डायलिसिस भी क्या होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर कैल्शियम इम्बेलेंस हो जाए तो, ठीक है ना, कैल्शियम का क्या काम होता है नर्सिंग ऑफिसर, ये कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सन करवाता है। जैसे ही सोडियम होता है जो नर्वस सिस्टम के लिए हेल्पफुल रहता है। अगर कार्डियक की बात की जाए, कार्डियक या रीनल की, तो वो रहने वाला अपना सोडियम, या सॉरी पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये तीनों देखने को मिलेगा। अगर सबसे पहले देख ली जाएगी हाइपोकैल्सीमिया, इसके अंदर अपन को अर्ली साइन की बात की जाए तो पेरी ओरल नमनेस देखने को मिलेगी, पेरी ओरल नमनेस देखने को मिलेगी। टिंगलिंग ऑफ फिंगरिंग है जो टिंगलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो लेट साइन की बात की जाए तो सीजर देखने को मिल सकता है, लैरिंगो स्पाम देखने को मिल सकता है, टिटेनी देखने को मिल सकता है। ये मोस्ट कॉमनली कब देखने को मिलती है, जब कार्डियक अपने थायराइड सर्जरी करवाते हैं उसके बाद देखने को मिलती है, ठीक है ना। इसके अंदर साइन की बात कर लेते हैं तो साइन क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, तो देखो चॉस्टिक साइन देखने को मिलेगा और ड्राउजी साइन देखने को मिले। चॉस्टिक साइन क्या होता है, अपन ऐसे कंपनसेशन करेंगे तो यहाँ से मसल से जो वीकनेस होने के कारण, नमनेस होने के कारण यहाँ पे टिंगलिंग देखने को मिलेगा। और ट्राउजी क्या होता है कि अगर टूनिकेट बांधा, अगर अपन 1 मिनट से ज्यादा बांध के रखा है, ठीक है ना, तो उसमें आपको ऐसे ही हैंड इस टाइप का देखने को मिलेगा हैंड, ठीक है ना। इसे अपन ट्राउजी साइन कहते हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा इस मसल्स का। अब इसमें मैनेजमेंट की जाए तो बात, सबसे पहले आपको क्या देना होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट देना होगा, ठीक है ना। अगर ट्रीटेबल इसके साथ करना है तो विटामिन डी डेफिशिएंसी को जो ट्रीट करना होगा, क्लियर। अगर नेक्स्ट बात की जाए हाइपर कैल्सीमिया की अर्ली साइन और लेट साइन की, तो अर्ली साइन के अंदर आपको देखने को मिलेगा पॉलीयूरिया, यानी बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि भाई नाइट टाइम में जो दूध नहीं पीना चाहिए पेशेंट को, ठीक है ना। अगर नाइट में दूध पिया तो नाइट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट होगा और नींद नहीं आएगी, रेस्टलेस वाली सिचुएशन क्रिएट होगी, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में। लेट साइन में बात की जाए तो रीनल स्टोन फॉर्मेशन होगा, कार्डियक एरिथमिया देखने को मिलेगा, आपको कोमा में जा सकता है पेशेंट। ये क्लियर हो गया। अब बात की जाए कि देखो न्यूमोनिक भी दे रखा है यहाँ पे स्टोन्स की, जैसे कि आपको हाइपर कैल्शियम जैसे ही पूछ लिया जाए एमसीक्यू एग्जाम में, तो आपको स्टोन याद करना है, स्टोन, बॉन्स, ग्रोन्स, ठीक है ना, सैग्रेटिक ओवरटोन्स, ये चीज़ें याद करनी है आपको। अब नेक्स्ट बात की जाएगी भाई इसका मैनेजमेंट क्या होगा, तो देख लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर इसका मैनेजमेंट। सबसे पहले अपन बात करते हैं आईवी नॉर्मल सैलाइन देना है, लूप डायरेटिक दे सकते, इस फास्फोनेट दे सकते, ये कॉन्स्टिपेशन को जो ट्रीट करेगी, ठीक है ना, किसको ट्रीट करेगी, कॉन्स्टिपेशन को। ये कॉन्स्टिपेशन लिखा है ना मैंने, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करेगी। और लूप डायरेटिक है जो हाइपर कैल्सीमिया के साथ ही सोडियम लेवल, पोटेशियम लेवल को डिक्रीज करेगी, क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन कि मैग्नीशियम इम्बेलेंस हो जाए तो क्या देखने को मिलेगा। अगर हाइपोमैग्नीसीमिया वाली कंडीशन है तो आपको अर्ली साइन के अंदर ट्रीमर देखने को मिलेगी, ट्रीमर होती कंपनसेशन होगा मसल्स का, हैंड का मसल से जो क्रैम्प देखने को मिलेगी। अगर लेट साइन की बात की जाए तो पेशेंट में सीजर देखने को मिलेगा, वेंटिकल एरिथमिया भी देखने को मिल सकती है आपको। तो इसमें प्रायोरिटी मैनेजमेंट की बात की जाए तो आपको IV MgSO4 देना है। क्या देना है, IV MgSO4। इसका अपन ड्रग्स का, ये ड्रग्स है जो इमरजेंसी ड्रग्स है, इनका अपन अलग से पढ़ने वाले कि भाई ये कितना क्या देना है, कब देना है, ठीक है ना, कितना डोज देना है, रूट क्या देना है इनका, ठीक है, ये ध्यान रखना। IV MgSO4 देना है इस कंडीशन में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगर हाइपर मैग्नीसीमिया वाली कंडीशन है तो पेशेंट की स्किन जो फ्लश हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ही वाम देखने को मिलेगा, नोजिया देखने को मिलेगी आपको।
अर्ली साइन में आपको ये ध्यान रखना, फ्लशिंग देखने को मिलेगी, नोजिया देखने को मिलेगी। अगर लेट साइन की बात कर लेते हैं, लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स है जो कम देखने को मिलेगी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलेगी। अब ध्यान रखना यहाँ से मैंने लेट साइन के अंदर लॉस ऑफ डीटीआर लिखाया और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन लिखाया। अगर आपको हाइपर मैग्नीशिया के अंदर अर्ली साइन नहीं दे रखे, चार ऑप्शन के अंदर जैसे फ्लशिंग नहीं दे रखा है, नोजिया नहीं दे रखा है, तो आप लेट साइन भी लिख सकते हो, लॉस ऑफ डीटीआर। डीटीआर बढ़ेगा नहीं, लॉस होगा, ठीक है ना। और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्या होगा, डिप्रेशन होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी मैनेजमेंट क्या रहेगा आपका, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देगी और डायलिसिस करवाना अगर रिनल फेलियर वाली कंडीशन है तो। अब बात करते हैं कि फॉस्फेट इम्बेलेंस। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि भाई फॉस्फेट लेवल है जो डिग्रीज देखने को मिला तो क्या होगा, और बड़ा होगा तो क्या होगा, ठीक है। डिग्रीज होगा तो अर्ली साइन की बात की जाए तो आपको मसल्स वीकनेस देखने को मिल सकती है। लेट साइन में बात कर लेते हैं तो देखो रेब्डोमाइलिसिस देखने को मिलेगा और रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा। रेब्डोमाइलिसिस के आगे स्टार लगा देना आप। क्लियर। यस एमसीक्यू पूछा जा सकता है। प्रायोरिटी मैनेजमेंट की बात की जाए तो ओरल या आईवी फॉस्फेट रिप्लेस करना होगा आपको। हाइपर फॉस्फेटेमिया की देख लेते सबसे पहले कि अर्ली साइन और लेट साइन क्या होता है। अर्ली साइन है जो एसिम्टोमेटिक होता है, ठीक है ना, कोई सिम्टोमेटिक नहीं देखने को मिलेगा आपको। और लेट साइन की बात की जाए तो हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है, और सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्लियर। ये दोनों ध्यान रखना, हाइपोकैल्सीमिया यानी कैल्शियम का लेवल डिक्रीज देखने को मिलेगा, इसके साथ ही सॉफ्ट टिश्यू जो कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके मैनेजमेंट की बात की जाए तो इसमें देखो फॉस्फेट बाइंडर देना होगा जो सेविलिमर आपने पढ़ा था डायलिसिस के अंदर। अगर सीकेडी प्रॉब्लम है तो डायलिसिस भी करवाना होगा अपन को। क्लियर। अब देख लेते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट है जो एग्जाम के अंदर, यहाँ से गोल्डन पॉइंट में एग्जाम पूछा जाता है, तो मोस्ट डेंजर इम्बेलेंस होता है जो हाइपरकेलेमिया होता है। अगर हाइपरकेलेमिया है तो फर्स्ट ड्रग है जो कौन सी देनी है आपको, तो 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और यू वेव देखने को मिली प्रोमिनेंट यानी हाइपोकेलेमिया देखने को मिलेगा। अगर पिक टी वेव देखने को मिली तो हाइपरकेलेमिया वाली सिचुएशन होगी, ठीक है ना। अगर सीजर आ रहा है हाइपोनेट्रिमिया वाले पेशेंट को तो हाइपरटोनिक सैलाइन देना आपको, ठीक है ना। क्लियर। अगर टिटेनी देखने को मिला, ठीक है, तो आपको हाइपोकैल्सीमिया होगा। अगर कोई सीकेडी पेशेंट है तो उसके अंदर सीकेडी क्या होता है, नर्सिंग ऑफिसर क्रॉनिक किडनी डिजीज, ठीक है ना। ये अपन पढ़ने वाले कंटिन्यू वन बाय वन नेक्स्ट, ठीक है ना। डिजीज के अंदर पढ़ेंगे अपन, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे और आप उसके बाद कार्डियक लाएंगे, मतलब वन बाय वन अपन को इतनी अच्छी मेहनत हो जाएगी आपके कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप बहुत ही अच्छा है ला सकते हैं अगर आप कंटिन्यू मन लगा के सीरियसली पढ़ जाए तो आप, ठीक है। अगर सीरियस नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं हुआ। देखो सीकेडी पेशेंट है तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको कि पोटेशियम लेवल बढ़ा होगा, कैल्शियम कम होगा, और फॉस्फेट बढ़ा होगा, पोटेशियम बढ़ा होगा और कैल्शियम कम होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन कि अपना 5 एमसीक्यू, जिसमें से अपना फर्स्ट एमसीक्यू रहने वाला है 60 ईयर ओल्ड मैन है जो कंफ्यूजन हो रहा है, इसके साथ ही सीजर आ रही है उसको। कितने साल का है, 60 साल का है, यानी ओल्ड एज अपन देख सकते हैं। इसको कंफ्यूजन हो रहा है और सीजर आ रही है, ठीक है ना, यानी अपन कह सकते तान आ रही है। सीरम सोडियम लेवल अपन ने मैनेजमेंट करने के लिए देखा कि भाई वैल्यू कितना है, तो 118 मिलीकर पर लीटर है। नॉर्मल आपको मालूम होना चाहिए कितना होगा, वो रहने वाला अपना 135 से 145 मिलीक्योर पर लीटर। और सीटी स्कैन भी करवा लिया अपन ने, सीटी स्कैन जो ब्रेन की है जो करवाई वो भी नॉर्मल देखने को मिली अपन को, ठीक है। अगर नॉर्मल देखने को मिली तो इसके मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसका मैनेजमेंट है जो प्रायोरिटी क्या रहने वाला है अपना, तो आप सभी बताएं इसका क्या रहने वाला है नर्सिंग ऑफिसर्स। तो देखो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, ए ऑप्शन अपना क्या रहेगी, ऑरल साल्ट टेबलेट। देखो ऑरली तो देनी नहीं है अपन को, क्यों नहीं देनी है, क्यों, देखो ये अपन को देनी है तो अपन फ्लूइड के थ्रू देनी है, ऑरली ले नहीं पाएगा वो, ठीक है ना, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कोमा वाली कंडीशन में भी जा सकता है आप, अर्ली साइन और लेट साइन पढ़ना उसमें आपको मालूम चल जाएगा, 118 यानी लेट साइन में चल जाएगा पेशेंट, तो कोमा वाली सिचुएशन में जा सकता है, नहीं ऑरली तो ले नहीं पाएगा वो। नेक्स्ट बात की जाए फ्लूइड रेस्टिकेशन। फ्लूइड रेस्टिकेशन आपको मैंने बताया था कि भाई सीड्स वाली डिजीज के अंदर ही करना है और किसी में ही नहीं करना है। नेक्स्ट बात की जाए लूप डायरेटिक, भाई लूप डायरेटिक दोगे तो सोडियम भी कम होगा, पोटेशियम भी कम होगा, ठीक है ना, फॉस्फेट भी कम होगा, तो ये लूप डायरेटिक भी नहीं देनी है आपको।
तो इसका राइट आंसर की बात की जाए तो अपना इसका राइट आंसर रहने वाला है सी, 3% हाइपरटोनिक सेलेन। ये भी स्लो देना, आपको फास्ट नहीं देना है। क्लियर, ये समझ में आ गया? क्योंकि देखो हाइपोनेट्रमिया पेशेंट के साथ सीजर आ रहा है अपने, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात की जाए अपने, तो अपना नेक्स्ट एमसीक्यू रहने वाला है, अगर सीकेडी पेशेंट है, क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट आया है, उसमें आपको वीकनेस देखने को मिली, आपने ईसीजी करवाई, टेल पिक टी वेव देखने को मिली, और पोटेशियम लेवल भी मेजरमेंट किया, यानी 6.8 मिलीकर पर लीटर देखने को मिला। तो फर्स्ट ड्रग है जो कौन सी देनी होगी आपको, ये एमसीक्यू पूछा गया है एग्जाम के अंदर, नोट सेट के अंदर। यहाँ पे वापस स्टार लगा देना। अब इसका मेंस के अंदर मेरे अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है कि कैल्शियम ग्लूकोनेट ड्रग्स से जो कितना देना होगा, ठीक है ना, रूट पूछ लिया जाएगा, या फिर ड्रग्स डोज पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना, या इतने घंटे के अंदर इतना दिया, अब कितना देना है, उसके बाद मैनेजमेंट कितना करना है। यानी आपको 1 बाय 1 एक कड़ी से दूसरी कड़ी कनेक्टिविटी करोगे तो ही आप अच्छा एक नर्सिंग अधिकारी बन पाओगे, ठीक है। आपका नॉलेज जो फिजिशियन लेवल का रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर की बात की जाए, राइट आंसर देखने से पहले देख लेते हैं कि भाई इंसुलिन और ग्लूकोज क्यों देना है, ठीक है। तो आप सभी को मालूम होगा नर्सिंग ऑफिसर्स की, इंसुलिन और ग्लूकोज क्यों देना है, ठीक है, क्योंकि देखो पोटेशियम को शिफ्ट करवाना है सेल के अंदर, ठीक है ना, तो आपको इंसुलिन और ग्लूकोज देना है। अगर सोडा बाइकार्बोनेट की बात की जाए तो ये कब देना, अगर एसिडोसिस वाली कंडीशन है तो आपको देना है, ओनली फॉर एसिडोसिस वाली कंडीशन में ही। फ्रुटसोमाइड क्या होता है, ये एंटी डाययूरेटिक टेबलेट होती है, मतलब ये यूरिन आउटपुट है तो बहुत ज़्यादा करवाती है, अर्ली मॉर्निंग में ही देनी होती है फ्रूसोमाइड, ठीक है ना। क्लियर। अब बात की जाए कि भाई ये तीनों तो नहीं देंगे, ये भी नहीं देने वाले अपन, ये भी नहीं देने वाले, और ये भी नहीं देने वाले, तो इसका राइट आंसर है जो रहने वाला है अपना कैल्शियम ग्लूकोनेट, जो अपना कितना परसेंट होगा, 10% देना होगा। क्लियर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना रहने वाला है, अगर कोई एल्डरली पेशेंट यानी 60 साल का पेशेंट है, पुअर वाटर इनटेक यानी इनटेक पानी का है जो बहुत ही कम कर रहा है, उसका अल्टर सेंसोरियम यानी लेट साइन ये देखने को मिलेगा आपको किसके अंदर, ठीक है, सोडियम लेवल बढ़ जाएगा, यानी हाइपरनेट्रेमिया के अंदर देखने को मिलेगा आपको। यानी अपन ने वापस देखो सोडियम लेवल है जो मेजरमेंट किया तो 160 मिलीकर पर लीटर देखने को मिला, यानी बढ़ा हुआ है सोडियम लेवल। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्लूइड है जो कौन सा रहने वाला है, मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्लूइड ये जो कौन सा रहेगा नर्सिंग ऑफिसर, आप जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करें वीडियो को पॉज करके। जब तक मैं बता देता हूँ कि इसका जो नॉर्मल सेलाइन है, देखो सोडियम लेवल पहले से बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो अपन को नॉर्मल सेलाइन तो देना है नहीं। नॉर्मल सेलाइन आइसोटोनिक फ्लूइड है 0.9%, जो और ज़्यादा बढ़ाएगा, ठीक है, तो अपन इसमें ये तो देंगे नहीं। क्लियर। अब नेक्स्ट बात की जाएगी भाई रिंगल लैक्टेट, ये और ज़्यादा पोटेशियम लेवल को बढ़ाएगा, ठीक है, रिंगल लैक्टेट होता है सोडियम क्या पोटेशियम लेवल को बढ़ाएगा, तो ये इसके अंदर देंगे नहीं, ठीक है ना, और ज़्यादा पेन होगा, एलडीएल वगैरह बढ़ा देगा इसके कारण। अब बात की जाएगी भाई 3% सेलाइन और 5% डेक्सट्रोज, तो इसका राइट आंसर है जो 5% डेक्सट्रोज रहेगा, क्योंकि देखो हाइपरनेट्रेमिया वाली सिचुएशन के अंदर आपको 5% डेक्सट्रोज ही देना है। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। अगर हाइपोनेट्रमिक सिचुएशन है तो आपको 3% सेलेन देना होगा। यहाँ से बहुत अच्छा एमसीक्यू बन के आ रहा है आप सामने, ये दोनों एमसीक्यू मैंने अभी करवा दिया आप सभी को। नेक्स्ट एमसीक्यू रहने वाला है अपना, जो एक पेशेंट है जो सीकेडी पेशेंट है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, उसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिला और लो प्लाज्मा बाइकार्बोनेट देखा आपने, जो बाइकार्बोनेट लेवल लो था, प्लाज्मा वैल्यू, यूरिन पीएच है जो 5.5 से मैक्सिमम देखने को मिली। इसके साथ ही रीनल डेफिसिट देखने को मिला, आपको क्या देखने को मिला, रीनल डेफिसिट। तो इसका रिस्पॉन्सिबल है जो एसिड बेस इम्बेलेंस डिसऑर्डर है, जो कौन सा होगा और क्या कारण होगा, ये आपको देखो मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिला, सीकेडी पेशेंट है ये, पीएच वैल्यू है जो यूरिन की 5.5 से ज़्यादा है, ठीक है ना, यानी यूरिन पीएच भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, यूरिन एल्कलोसिस वाली जा रहा है कंडीशन। अब बात की जाएगी भाई, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है अपना बी, फेलियर ऑफ डिस्टल ट्यूबल ये ट्यूबुलर हाइड्रोजन सिग्रेशन।
ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इसका बता देता हूँ नर्सिंग ऑफिसर्स, ये राइट आंसर इसका क्यों रहने वाला है, क्योंकि देखो नॉर्मल किडनी, ये जो एसिडिफाई यूरिन होता है जिसका पीएच वैल्यू 5.5 से कम होता है, और यहाँ पे 5.5 वैल्यू से ज़्यादा दे रखा है, ठीक है। तो अगर बात की जाए कि 5.5 वैल्यू से ज़्यादा यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली है, यानी टाइप 1 डिस्टल आरटीए सिंड्रोम भी कहा जा सकता है इसे, ठीक है। अगर बात की जाए कि इसके अंदर है जो सिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का है जो फेलेट देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपको हाइड्रोजन है जिसका एक्सक्रेशन कम होगा, और SCO3 लेवल है जिसका भी जनरेशन न्यू फॉर्मेशन है वो भी कम देखने को मिलेगा आपको, क्लियर। अमोनिया का प्रोडक्शन है जो नॉर्मल होगा, जिसके कारण ही हाइड्रोजन है जो किसी भी टाइप का सिग्रेशन नहीं करेगा डिस्टली, ठीक है ना। यानी मैं कह सकता हूँ कि भाई फेलियर ऑफ डिस्टल ट्यूबरकुलोस, ये ट्यूबुलर हाइड्रोजन सिग्रेशन, ये समझ में आ गया, क्लियर। अब लास्ट MCQ अपना रहने वाला है, which of the following statement regarding renal buffer system is a true during chronic metabolic acidosis, यानी chronic metabolic acidosis है, उसका रिनल बफर सिस्टम है जो कौन सा स्टेटमेंट है, 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। आप सभी नर्सिंग ऑफिसर्स होते हुए मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप वीडियो को कंटिन्यू देखना और आप इस आंसर का है जो राइट आंसर जरूर दे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है, और अपनी आज की क्लास ये समाप्त होने जा रही है नर्सिंग ऑफिसर्स। आप सभी को ध्यान में रखते हुए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप सभी बेरोजगार होते हुए आपके लिए मैंने फ्री ऑफ कोर्स है जो लेके आए यूट्यूब के ऊपर, 400 इंपोर्टेंट टॉपिक बेस्ड थ्योरी है जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है इतना डीपली में और इतना बारीकियों के अंदर, ठीक है ना। मैं जो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, क्यों लेके आया हूँ, जो मुझे मालूम है और मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ, ये सभी शेयर कर दिया है मैंने, क्योंकि बेरोजगारी होते हुए इतना कोई बड़ा कोर्स है जो एफोर्ड नहीं कर पाता है, 10-20 हज़ार का कोर्स मिलता है जो मैं आपको बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर देने वाला हूँ ये, ठीक। थैंक फॉर ऑल।